This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. तभी माटी ने कहा, अब मैं देखदी हां, तू जा, आराम ਨਾਲ सो जा, कोई फिक्र ना लाई, जिवें तू चाहेगा उस तरह ही होएगा बेटा, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, तेरी खुशी साडी खुशी है, जे तू खुश ਤਾਂ ਅਸੀਂ भी खुश। माटी मेरे माथे को चूम के चली गई। मुझे काफी सुकून मिला। माँ के प्यार के बारे में सुनता तो था कि बहुत ताकत होती है, पर आज महसूस भी हो गया। जो गमों के बादलों को भी पिघला देती है। मैं बड़े इत्मीनान से सो गया, बिना ड्रिंक को हाथ लगाए। सुबह हुई, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। आज मैं मुद्दतों के बाद खुद गहरी नींद सोया था और काफी फ्रेश फील कर रहा था। ना मेडिसिन की जरूरत पड़ी और ना ही ड्रिंक की। मैं खुश था कि मैं जैसे चाहूं अपने एलन की यादों के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। तभी मैंने पक्का इरादा कर लिया, सारा ध्यान बिजनेस में लगाऊंगा और माता और पापा जी को खुश रखूंगा। हाँ, बहनें तब भी थोड़ी क्लोज थी, पर भाई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। आज मैं नीचे गया तो तोशी कह रही थी, ताई जी चलो। अमन की समझदा है अपने आप नू कि मैं मर रही हूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ, जे ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਮਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇसी ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਮਾਤੀ की आवाज आई, तोशी बेटा ये गल नहीं, बस अजे वो तैयार नहीं, थोड़े महीने इंतजार कर ले। बस माती तुसी तो रह नहीं दियो, इंतजार कर ले, कुआरी बैठी रहो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सारी उम्र। और ताई जी ने तो राती खुद सुनिया कि वो विआह करेगा ही नहीं। मैं इस तरह की कुड़ी नहीं कि अपने आप ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਾਂ। ਦੇਖ ਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਚੜੇ ਤੇ ਡਰੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, जोड़े तो आसमान तो बन के आंदे ने। प्रीत और गीत भी वहीं थे। हाँ तोशी ने गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे देख लिया था। रात की ट्रेन से तोशी और बुआ जी पठानकोट वापस चले गए। उसके बाद कभी भी घर में उनकी बात नहीं हुई। मैं भी गुजरते वक्त के साथ ड्रिंक से काफ़ी दूर हो गया था, पर तब भी कभी कभी अगर कोई ऐसी बात हो जाती, फिर से ड्रिंक का सहारा लेना पड़ता। मुझे बाद में बुरा भी लगता और मैं खुद छोड़ना भी चाहता था, पर मैं दवाइयों के सहारे भी नहीं चलना चाहता था। और कई बार मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाता। अगले महीने ही तोशी की शादी का इनविटेशन आया। घर में सिर्फ माती और पापा जी ही गए और कोई जाना भी नहीं चाहता था। वापस आके भी मेरे सामने उन्होंने शादी की कोई बात नहीं की। दिन बीतते गए। घर में भाभी ने छोटे बेबी की खुशी दिखाई। 2 बहनों के बाद भाई आया था।
सारा घर खुशी से झूम गया। बहुत बड़ी दावत रखी गई। गुरविंदर पाजी जो फिल्मी दुनिया में थे, उनके भी वहाँ से काफ़ी दोस्त आए, बड़े पापा के भी और छोटे पापा के भी। उस दिन मुशायरा रखा गया था। कबीर भाई को भी मुशायरों का बहुत शौक था और वो लिखते भी बहुत अच्छा थे। छोटा बच्चा घर में आने से घर में रौनक बढ़ गई। मेरा भी उसके साथ बहुत दिल लगता। मेरा बिजनेस के बाद दूसरा खुशनुमा वक्त बन गया था वो। एक रात पापा जी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हाँ, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, कई बार बहुत हाई हो जाता था, पर इसकी उम्मीद न थी। रात को ही उन्हें हॉस्पिटल ले गए, पर अब हम उन्हें बचा न सके। माती तो जैसे सदमे से बुत सी बन गई थी, ना रोई ना कुछ बोली, बस एकदम चुप। बुआ जी भी आई थी, आखिर उनका भाई था वो। बहुत रोई। तब सब ने कहा माती को भी रुलाओ, नहीं तो दिल में बैठ जाएगा ये दुख और जानलेवा भी हो सकता है। तभी मुझे ख्याल आया, अर्जुन को माती की गोद में बिठा दो। वो माती के दिल का टुकड़ा है, उसकी धड़कन। जब उसने अपनी तोतली आवाज से पूछा, माती पापा जी को उठाओ, मुझे उनके साथ खेलना है, तभी माती का दबा हुआ दुख नदी की तरह आंखों से बह निकला। उसने अर्जुन को जोर से सीने से लगाया और बोली, बच्चे पापा जी चले गए ने राबू को, मुझे भी जाना है उनके साथ। ना बेटा ना। और भी बिलक बिलक के रोने लगी वो। बड़े पापा ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, माती को हम सबको संभाला। बड़ी मामा और छोटी मामा ने माती की बहुत ही सेवा की और ख्याल रखा। पर ये दुख मेरे पे बहुत भारी पड़ा। मैं एक बार फिर ड्रिंक में डूब गया। मैं काफ़ी दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। हाँ, दोस्त आते, मुझे समझाते और नाकाम होकर चले जाते। देव मेरे साथ ही रहता था। मुझे लगता देव मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। मैं अपने आप को अनलकी समझने लग गया। देव ने भाभी से ये सब बोला। भाभी ने मुझे बहुत समझाया, पर मुझे समझने में साल लग गया। माती मेरे पास बैठी रहती। पॉल पाजी ये सब देख के काफ़ी बीमार हो गए थे और चुप भी। अर्जुन काफ़ी स्ट्रांग था। उसने गीत और प्रीत को काफ़ी हौसला दिया। कहते हैं दिन खुशी के हों या दुख के, खड़े नहीं रहते, आखिर बीत ही जाते हैं। दुख के बाद सुख, ये तो जीवन का कायदा है। सब फिर नॉर्मल होने लगा। माटी की लाल बड़ी बिंदी जो हमेशा उसके माथे पर चमकती थी मिट गई हमेशा के लिए। उसका सूना माथा मुझे बहुत खलता, पर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। जिंदगी और मौत है तो रब के हाथ में, पर जो पीछे रह जाते हैं उनको हमेशा के लिए अजीब सा दर्द दे जाती है, जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, नाकाबिले बयां। फिर सब गर्मियों में मकलोडगंज जाने लगे। माती भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गई। पर बुआ जी माती के पास रुके नहीं, वापस चले गए। शायद उनको अभी भी तोशी की शादी ना होने का गुस्सा था। तोशी फिर कभी नहीं आई। कभी कभी मैं समझता कि शायद मैं उसके दिल टूटने का कारण था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर उसके पास जाने की या उससे बात करने की। क्या मैंने ऐसे ही सवाल कर दिया। जी, क्या आप अब भी तोशी को याद करते हैं?
नहीं, कभी कभी ख्याल आ जाता है और कुछ नहीं। अमन ने देखा, ये सुनकर मेरा चेहरा पीला सा पड़ गया। ये क्या? नूर, ऐसी कोई बात नहीं। तभी पता नहीं क्या हुआ, अमन ने कहा चलो हम आज ही डलहौजी जाएंगे। क्यों? ये मैं बाद में बताता हूँ। हम घर पहुंचे। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि घर में तो सुबह कितनी कहा सुनी, कितना झगड़ा हुआ था। अमन ने कहा मेरा और अपने कुछ गर्म कपड़े पैक कर लो, हम रात को ही निकलेंगे। ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग सुन सा हो रहा था, अंदर जाने से भी डर लग रहा था। और अमन बिना कुछ बोले गाड़ी लेके बाहर चले गए। मैं अंदर आई, तभी वहाँ खामोशी थी, पर सब वहाँ थे। मालती ने बोला, अमन किथे है? जी वो मुझे छोड़ के बाहर गए हैं, शायद ऑफिस चले गए। क्यों? अंदर आना जरूरी नहीं समझा? जेड़ा रहता फैला के गया सी उन्हें समेटेगा कौन? जी की। तभी प्रीत बोली, चल पुआ जी को लो माफी मांग। जी मैं नहीं तो मैं आ सारे क्लेश की जड़ तू ही है। भाभी, प्रीत आप क्या कह रहे हो? मालती ने कहा, नूर बेटा बुआ जी को माफ़ी मांग ला। मेरा दिल जोर जोर से रोने लगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की माफ़ी? पर फिर भी हौसला करके मैंने दोनों हाथ जोड़े और बुआ जी के पास जाकर बोली, बुआ जी मैं आपसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना माती से। तब भी कोई गलती हो जाए तो छोटी समझ के माफ कर देना। मैं कभी भी आपके लिए किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच सकती। आप बड़ों से तो ये घर में बरकत है, रौनक है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी माती बोली, चल हुन माफ भी कर दे, आ सबता दिखावा है। नहीं बुआ जी, मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है। तभी गीत ने भी कहा, बुआ जी जाने दो, मान जाओ, चल जा, माफ़ किया। मैं बुआ जी के गले लग के रोने लगी। प्लीज़ बुआ जी, कभी भी गलती हो जाए तो प्यार से समझा देना और मुझे माफ़ कर देना। बड़ों की दुआओं के साथ ही घर में खुशी और बरकत रहती है। और मुझे भी दुआएं दे कि मैं अपने घर में प्यार बांटूं और प्यार ही पाऊं। बुआ जी का दिल भी शायद थोड़ा पिघल गया था। उन्होंने भी मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी अमन आ गए। माती ने कहा, चला बुआ दे गले लग के प्यार कर। अमन ने मेरी तरफ देखा और फिर बुआ जी के गले लग गया। मैं बहुत खुश थी कि सब ठीक हो गया। मुझे लड़ाई झगड़े से हमेशा बहुत दूर रहना पसंद था। तभी मैंने कहा, आप सब बैठो, मैं आप सबके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। बुआ जी बोली, ला थोड़ा हलवा भी बना लिया, चाय नाल मजा आ जाएगा। मैंने फिर जाके बुआ जी को एक हक दे दिया। तभी माती बोली, ते मैनू? हंस के मैंने उनको भी गले से लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब सब खुश होते हैं और मैं चाहती थी मैं अपना जी जान लगा दूं सबको खुशी देने के लिए और उनकी खुशी पाने के लिए। तभी प्रीत ने, जो ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, बोली, और जा बना के लिया। तभी मैंने बोला, प्रीति आपके लिए भी कुछ हो बनाओ? नहीं ठीक है। सबने हलवा और चाय एंजॉय किया। तभी अमन बोला, माती मैं और नूर 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तभी प्रीत बोली, क्या? क्यों? कुछ काम है बस, थोड़े दिन में आ जाऊंगा।
तभी अब मैंने बोला चलो नूर। मैं उठी और बोली माती मैं जाऊं? हाँ बेटा, जे अमन जानता है तो ज़रूर जा। मैं ऊपर आ गई, जल्दी से थोड़े कपड़े टैची में डाले। मैंने अपनी फेवरेट जीन्स और टॉप भी रख लिए। बैग लेकर कोट पहनकर मैं नीचे आ गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा, शायद सुबह का असर था सब पे। मैंने माती और बुआ जी को मत्था टेका। माती बोली आराम नाल जाओ ते खैर नाल वापस आओ। गीत ने बोला एंजॉय योर ट्रिप भाभी, थैंक्स। हम बाहर गए, गाड़ी में बैठे तभी अम्मा ने सेवा सिंह को कहा चल जल्दी जल्दी एयरपोर्ट ले चल। जी, मैं कभी पहले प्लेन में नहीं बैठी थी। सुन के खुश हो गई। जब मैं कसौली पे छत पे पड़ रही होती तभी कोई ना कोई प्लेन बादलों से जाता दिखता। मेरे दिमाग में एकदम आता The buzzing voice of an aeroplane always used to fill me with a thrill. ये मैंने अपने ऐसे में लिखा था। माई फर्स्ट फ्लाइट बाय एयर। और आज मैं खुद प्लेन में बैठने जा रही हूँ। अंदर से खुशी के फुहारे छूट रहे थे। उसमें बैठने जा रही हूँ। हम थोड़ी देर में प्लेन में बैठ रहे थे, तभी मैंने कहा अमन मैं खिड़की तरफ बैठूंगी। खिड़की की तरफ? हाँ, मुझे बाहर देखना है, मुझे बादलों को देखना है। वो हंसने लगा। हाँ, आ जाओ। मेरी खुशी मेरी आंखों से झलक रही थी। तभी स्नैक्स और कॉफ़ी सर्व की गई। मुझे तो वैसे ही खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ बादलों के बीच, वाह, ऐसे लगता था कोई तभी सी ख्वाहिश एकदम पूरी हो गई। वाह रब्बा, कब तू कमाल कर दे, कुछ पता ही नहीं चलता। फ्लाइट 1 घंटे की ही थी, तभी प्लेन पठानकोट में लैंड कर गया। काफ़ी ठंड थी। बाहर गए तो टैक्सी हमारा वेट कर रही थी। हम गाड़ी में बैठ गए। रात को तकरीबन 11 बजे तक डलहौजी पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ डलहौजी, उसके ऊपर आकाश पर चमकता चांद। वाह, क्या नज़ारा था। मैं तो खुश थी। प्लेन में बैठकर और फिर टैक्सी में। ऊंचे नीचे रास्तों पर कहीं चांदनी बिखर जाती तो कहीं बादल ही बादल आ जाते। बादल और चांद की लुका छुपी देखते देखते ही मैं गाड़ी में सो गई थी और होटल आ गया। हम अंदर पहुंचे। हम काफ़ी थक से गए थे, इसलिए हम जल्दी ही सो गए। सुबह हुई, बाहर देखा तो सूरज अपनी पूरी रोशनी और गर्मी दे रहा था। अमन ने रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। हमने ब्रेकफास्ट किया तो अमन बोले चलो तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कोई खास जगह? यही समझ लो। कौन सी जगह हो सकती है? मैंने तो डलहौजी का चप्पा चप्पा देखा हुआ है। हम सब फैमिली यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी आते थे। सारे कजन्स मिलकर खूब मस्ती करते। नहीं, ये तुम शायद पहली बार देखोगे। सच्ची? मैं एक्साइटेड थी। कौन सी नई जगह है जो अमर मुझे लेके जाना चाह रहे हैं? मैंने ब्लैक पैंट्स के साथ ब्लैक और रेड टॉप पहन लिया। तभी अमन बोला आप इसमें बहुत प्यारी लग रही हैं, रियली।
मैं हंस के बोली, मुझे पता है, मैंने बाल दोनों साइड से रोल कर लिए थे। ये स्टाइल ऐसा लगता था जैसे बाल कटे हुए हों। मुझे कटे बाल बहुत अच्छे लगते थे, पर डैड ने कभी काट नहीं दिए। मैं स्कूल में थी कि घर पर रोज ही खींचातानी से दूर, शायद ये ब्रेक मुझे चाहिए थी। तभी मैंने शरारत भरी नजरों से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ी सी दूरी चाहिए, थोड़ा सा सुकून? आपकी आंखों में साफ झलक रहा था कि मुझे सुकून चाहिए। थैंक्स फॉर केयरिंग। कौन नहीं चाहता कि उसकी ख्वाहिशों का एहतराम कोई इस तरह करे, कोई उसे टूट कर प्यार करे। पर यह शायद मेरा अपना ही ख्याल था। शायद पूरा भी हो जाए। मेरे दिल ने हंसकर कहा, कोशिश तो पूरी है। हम तैयार हो गए। बाहर धूप थी और बहुत ठंडी हवा चारों तरफ से शोर मचा रही थी। तभी अम्मा ने एक रिक्शा रोका और हम दोनों उसमें बैठ गए। तभी रिक्शा लोग चलाते थे। कभी मुझे उन पर तरस भी आता था, कितना मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाते हैं। रास्ते में लोग गर्म कपड़े पहने इधर उधर जा रहे थे। कई ठंड में हाथ मल रहे थे और कई साइड पे आग जला के सेक रहे थे। तभी अमन बोले, बस बस बस, यही मैंने देखा। कोई छोटा सा क्यूट सा घर था। मैं हैरान थी, शायद कोई फ्रेंड का। तभी मैंने उतरते हुए कहा, अमन आप प्लीज इनको कुछ और पैसे दे दो। वो दोनों आदमी बहुत खुश हो गए और दुआएं देने लगे। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है सर। रब हमेशा आपकी जोड़ी को सलामत रखे, खुश रखे। उनकी दुआएं सुनकर मुझे अच्छा लगा। अमन, ये किसका घर है? चलो चलो मैं बताता हूँ। बेल दी, एक आवाज आई, मामा कोई है। तभी दरवाजा खुला। एक छोटे से कद की हेल्दी लेडी आगे दिखी। मेरा माथा ठनका, कहीं ये दोषी तो नहीं? नहीं, मैं गलत हूं। नहीं, हाँ वो दोषी ही थी। हम अंदर चल पड़े। उसने बैठने को नहीं कहा। तभी एक 3 या 4 साल का बच्चा वहां पे आ गया और बोला, हेलो अंकल, हेलो आंटी। उसे सुनकर मुझे अच्छा लगा। इसे भी दिख रहा था कि मेरी मॉम ने इन्हें हेलो नहीं कहा। मैंने उसे स्माइल दी, हेलो फ्रेंड। तभी तोशी बोली, पप्पू चल अंदर। नहीं, उसने जोर से बोला, जाओ। तभी पप्पू थोड़ा डर गया और अंदर चला गया। तभी तोशी फट पड़ी, की करन आए हो यहाँ? मुझे जलाने? तब तो शादी नहीं करनी थी, इसको दिखाने लाए हो क्या? मैं थोड़ा सा डर गई। अरे ये तो बुआ जी की तरह ही बोलती है। मुझे पप्पू ने हाथ से इशारा करके पास बुला लिया। आप चॉकलेट खाएंगी? Why not? मैंने उसके हाथ से छोटा सा चॉकलेट का पीस ले लिया। देखती हूँ, देख दी है लड़की किन्ने दिन टिकदी है तुहाडे नाल। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। तभी अब मैंने कहा, तोशी ये क्या है? हाँ, तुमको किसी ने रिजेक्ट किया होता तो तुम्हें उसका दर्द, उसकी जलालत का पता चलता, जो मैंने सहारी है। तभी अब मैंने कहा और बात बदल दी, आपके हस्बैंड कहाँ है? It's none of your business, just leave. जाओ,
और मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। देखती हूँ ये छोटी सी लड़की के साथ तुम कितने दिन बिताते हो। सोचा भी नहीं जोड़ी बनती भी है कि नहीं। देखो बच्चों की तरह पप्पू के साथ चॉकलेट खा रही है। प्लीज लीव। मैंने देखा अमन की आंखों में दर्द था। तोशी ने अपने पूरे दिल की भड़ास एक ही बार निकाल दी थी। मैं तभी ही अंदर पप्पू के साथ चली गई। पर जब मैंने देखा, मैं इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। जाओ, खड़े क्यों हो? उसको भी ले जाओ। मैं देख नहीं सकती इसको। इसे देख के मेरा दिल फट रहा है। अमन बाहर की तरफ भागा। मैं भी मुड़ी जाने के लिए। तभी पप्पू ने बोला, आप फिर कब आएंगे? तभी कड़कती आवाज में पप्पू ने, उसकी मॉम ने बोला, पप्पू चलो कमरे में। जो भी आता है बोलने लग जाते हो। मैं भी बिना उसकी और देखे बाहर भाग गई। ये क्या हुआ? मैं यहाँ आया ही क्यों? क्या वो डलहौजी में सिर्फ तोशी को मिलने आया था या मुझे दिखाने आया था? वाई खुद को दुख देने तोशी ठीक कह रही थी या सिर्फ मुझे दिखाने? ये सब मेरी सोच के बाहर था। बाहर देखा तो अमन कहीं नहीं। मैंने चारों ओर देखा, कहाँ गया? अंदर तो मैंने सब इग्नोर करने की कोशिश की, पर मेरा दिल लहू के आंसू रो रहा था। क्यों आया? क्यों आया अमन इसके घर में और मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चला गया? यही है मेरा और अमन का रिश्ता। जब चाहे वैसा ही करे। मेरे दिल का कोई ख्याल ही नहीं। ये भी नहीं सोचा कि मैं साथ हूं भी कि नहीं। खुद ही चले गए मुझे अकेला छोड़ के। ये तो अच्छा था कि मैं डलहौजी का चप्पा चप्पा जानती थी। अगर कहीं और होते तो मैं क्या करती? धूप की जगह बादलों ने ले ली थी। मैं चुपचाप एक बेंच पर बैठ गई। उठने की हिम्मत नहीं ले रही थी मुझ में। मैं जोर जोर से रोने लगी। कोई चुप कर आने वाला भी नहीं था, ना ही दिलासा देने वाला। काफी रोने के बाद आंखें पूछी। मैंने देखा बर्फ गिरने लगी थी। बहुत तेजी से बर्फ गिरने लग गई। मैं तेज कदमों से चलने लगी। मेरे जूतों के निशान पीछे छूटते जाते हैं। काश जो हुआ वो भी कहीं पीछे छूट जाए। क्या अमन को अब भी बुरा लग रहा था? तोशी को मना करने के लिए या वो गिल्टी फील कर रहा था? काश वो लम्हे मैंने देखे ना होते, मेरे सामने गुजरे ना होते और मेरे अब बर्फ के ऊपर जो पैर निशान बना रहे थे वो भी लम्हे इन निशानों की तरह ही पीछे छूट जाते। पर ये सब हो ना सका। मेरे दिल में एक ठेस सी उठी और मुझे एक और डर भी था। आज जब मैंने कहीं फिर ड्रिंक तो नहीं कर ली होगी, मुझे दिल में पता था, पर मैं मानना नहीं चाहती थी। क्या मुसीबत है? घर में प्रॉब्लम्स, बाहर ये सब। ये सोचते सोचते ही होटल पहुंच गई। अंदर पहुंची तो ठंड काफी थी, पर अंदर पहुंच के थोड़ी सी राहत मिली। कोट से बर्फ को झाड़ा और कमरे की तरफ बढ़ गई। देखा अमन बेड पर पक्का सो रहा था।
जूते भी नहीं उतारे थे। उसका भी कसूर नहीं था। जो तोशी ने किया कहाँ सहारा जाता है। इट वॉज रियली अनबेरेबल। पर अमन का कसूर था। तोशी के पास जाने क्यों था? मैंने अमन के जूते उतारे और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से लपेट दिया। मैंने देखा कमरे में काफी ठंड थी। फायर प्लेस में आग बुझ चुकी थी। हीटर तो ऐसे लग रहा था जैसे सिर्फ एक कैंडल जल रही हो। उफ, ये ठंड। मैं बाथरूम गई। वहां गर्म पानी ना पाके मेरा पूरा दुख गुस्से में बदल गया। पता नहीं कैसे मैं बाहर रिसेप्शन पे आ गई और सारा गुस्सा वहां पे खड़े एक एम्प्लॉय के ऊपर बरसा दिया। What is this? ना कमरे में आग जल रही है, ना एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स है, बाथरूम में गर्म पानी नहीं, ना ही कॉफी और टी का सामान, ना ही हॉट वाटर केटल। आप कस्टमर्स को ऐसा ख्याल रखते हैं? We're your manager. Please, mom. I'm really sorry for all this. Just give me 10 minutes. I will fix everything. You better fix everything. Yes, ma'am, please. मुझे तभी ख्याल आया, कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मुझे अपने आप पे भी बुरा लग रहा था। तभी मैंने कहा, I'm sorry for all this. But, you know, it's really inconvenient without fire or without hot water in the bathroom. I understand, ma'am. It's all our fault. Please excuse me and just give me a little time. I will just fix everything. आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। तभी मैंने एहसास किया मुझे भूख सी लग रही है। रात भी तो हो गई थी। डिनर टाइम। मैंने तो सुबह ही खाया था। अमन भी तो भूखा होगा, पर वो कहाँ उठेगा। छोड़ो, ऐसे ही सो जाते हैं। तभी उस एम्प्लॉय ने बोला, आज डाइनिंग रूम में लाइव म्यूजिक प्रोग्राम है। अगर आप वहां जाके डिनर करेंगे तो यू विल एंजॉय द म्यूजिक टू। जाओ, जाके कमरे में सो जाओ। या नहीं यार, कुछ मजा ही कर लेते हैं। ये सब तो अब चलता ही रहेगा। खुद को भी तो खुश रखो। थोड़ी तो खुशी दे दो अपने आप को। जो भी लम्हा मिले उसे खुशी खुशी से जी ले। मैंने भी सोचा चलो अच्छी तरह से डिनर करते हैं। मैं डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.